हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो पार्ट बी हमने शुरू कर दिया। आज हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर लाइव क्लास के अंदर विद ऑल इंपॉर्टेंट केस स्टडीज की कीवर्ड्स के साथ रिवीजन कर लिया। साथ में शाम को आपने इसके टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यू भी बना लिए होंगे। आज मैं आपको साथ में इसकी केस स्टडी भी कराने वाला हूं। न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, यही इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर न्यूमेरिकल भी है बिजनेस स्टडीज के अंदर। तो अच्छे से समझना, हम हर एक टाइप क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज है जो सुभाष ऑफर कर रहा है भुवन को। साथ में बताना है 4 पॉइंट दैट हाईलाइटिंग द इंपोर्टेंस ऑफ दैट टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपने पार्ट ए में आइडेंटिफाई की है। Bhuvan inherited a very large area of agriculture land in Haryana. After the death of his grandfather, he planned to sell this piece of land and use the money to set up a small scale paper factory to manufacture all kind of stationery item and from recycled paper. Being an amateur in business, he decide to consult his friend Subhas. उसने सुभाष से कंसल्ट किया, who work in a financial consultancy firm. सुभाष हेल्प हिम टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट। आज ही मैंने तुमको ये कीवर्ड समझाया था, ब्लूप्रिंट, ठीक है, ऑफ हिज फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन। तो ये कौन सा, क्या बताया था मैंने इसको, ब्लूप्रिंट को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो कौन सी सर्विस है ये, फाइनेंशियल प्लानिंग है, ठीक है। ब्लूप्रिंट ऑफ हिज फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फॉरकास्ट इन नेक्स्ट 5 ईयर। Based on these external help, Bhuvan access the fixed and working capital requirement of the business. तो इस blueprint के थ्रू उसने पता कर लिया भैया हमें फिक्स कैपिटल की कितनी जरूरत होगी और वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा फाइनेंशियल सर्विसेज है जो सुभाष ऑफर कर रहा है भुवन को, तो सुभाष जो भुवन का दोस्त है उसे ऑफर कर रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। और आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करना, और फिर आपको लिखना है इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपोर्टेंस आपको लिखने हैं एनी 4। तो जो भी 4 आपको ठीक लगे वो 4 इंपोर्टेंस आप लिख सकते हो। तो सबसे पहला, इट लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर। ये प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करता है। इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग ऑप्टिमम फंड्स व्हेनेवर फंड्स इज रिक्वायर्ड। इट लिंक्स, ये लिंक करता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो एनी 4 आपको इंपोर्टेंस लिखने हैं, आप 4 इंपोर्टेंस लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये भी लिख सकते हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स टू अवॉइड बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। जो बिजनेस के शॉक्स और सरप्राइजेस है उसको भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है अवॉइड करने में। तो 4 पॉइंट आपको लिखने हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो मैंने कहा भी था फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंस भी बहुत जरूरी है। Second question, keeping in the view of the above situation, name the 2 reasons that source of finance which Srijan should choose. तो Srijan को कौन सा source of finance choose करना है for modernization and expansion of his business. Also explain one more factor apart from those stated above which Srijan should keep in mind before taking the decision. इसके अंदर आपको basically 5 decisions पढ़ने को मिलते हैं, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो ये बोल रहा है कौन सा डिसीजन है, उसके फैक्टर्स बताने। पढ़ते हैं। सृजन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बैचलर डिग्री इन culinary आर्ट्स फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट took over his family restaurant specializing in South Indian dishes. This business was promoted by his grandfather many years back in form of a company. Now he wants to get the restaurants renovated to open a special section of bakery product. It is estimated that investment of 5 crore will be required to execute this plan. At present, the cash flow position of a company is not strong and fixed operating cost of the business are so high. तो देखो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका हाई है, ऑलरेडी आप बहुत सारा इंटरेस्ट का पे कर रहे हो और कैश फ्लो पोजीशन भी आपकी अच्छी नहीं है कि आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर सको। तो इस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में उसको ओनर्स फंड का यूज करना चाहिए। ओनर फंड का यूज करना चाहिए मतलब कि उसको इक्विटी का यूज करना चाहिए। इस सिचुएशन में उसको डेट इशू नहीं करना है, इस सिचुएशन में उसको इक्विटी इशू करना चाहिए फंड्स को रेज करने के लिए, यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर उसको इक्विटी इशू करना चाहिए। तो कीपिंग इन माइंड विद द अवर सिचुएशन, नेम 2 रीजंस द सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो रीजन क्या है,
ऑलरेडी एक रीजन, सबसे पहला रीजन क्या है, हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, उनका जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हाई है, इसकी वजह से उनको इक्विटी इशू करना चाहिए, और नॉट अ गुड कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है, नॉट अ गुड कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन भी अच्छी नहीं है, तो आप कैसे इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे, तो ये रीजन है जिसकी वजह से आपको इक्विटी को इशू करना है। ऑल्सो एक्सप्लेन वन मोर फैक्टर, इनके अलावा भी कोई फैक्टर आप लिख सकते, कोई भी और फैक्टर लिख सकते हो जिसकी वजह से आपको इक्विटी इशू करना है, लाइक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई हो गया, बाकी आप लिख सकते हो कैपिटल मार्केट कंडीशंस, है ना, कैपिटल मार्केट कंडीशन लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट इसका आंसर, दो एक लाइन छोड़ के लिखना, कैपिटल मार्केट कंडीशन हो गया। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो ओनरशिप, कि भैया आप अपने आप ओनरशिप रखना चाहते हो, ओनरशिप को लूज नहीं करना चाहते, इसीलिए कंट्रोल, है ना, कंट्रोल कंसिडरेशन भी कहते हैं इसको, कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल खुद रखो बिजनेस के अंदर, तो भैया आप इक्विटी इशू जो है नहीं करोगे, कंट्रोल नहीं रखना चाहते, तो फिर आप कंट्रोल अगर आप नहीं रखना चाहते कि कोई बात नहीं, तो आप इक्विटी इशू कर दो। हाँ, और अगर आप चाहते हो नहीं आपका बिजनेस पे आपका खुद का कंट्रोल रखे, तो फिर इक्विटी इशू मत करो, फिर आप डेट इशू करो। कोई भी अदर पॉइंट लिख सकते हो, रिस्क लिख सकते हो, है ना, कॉस्ट लिख सकते हो, एनी पॉइंट इन दोनों के अलावा, ये दो तो फिक्स है, नीचे आपको आजादी दी है, आप जो चाहो तो वो लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, आइडेंटिफाई द डिसीजन सजेस्टेड बाय मिस्टर आरिकेत आचार्य, स्टेट गिविंग एनी 3 रीजन, आपको 3 रीजन देना है एज टू व्हाई ही मस्ट हैव एडवाइस हिज सन टू टेक डिसीजन विद कॉशन। तो आपको बताना है, 3 रीजन बताना है क्यों उसने कहा, एडवाइस किया अपने बेटे को डिसीजन जो है वो केयरफुली लेना है। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर है, धवल आचार्य आफ्टर एक्वायरिंग अ बिजनेस डिग्री इन होटल मैनेजमेंट जॉइन हिज फादर चेन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन अहमदाबाद, Ahmednagar, sorry. Being young and enterprising, he suggested his father to add a new section of vegetarian bakery item which required investment of 5 crore. His father, Mr. Arik Acha, suggested him to take decision with caution and understand everything comprehensively, and a bad decision may डैमेज द फाइनेंशियल फॉर्चून ऑफ बिजनेस। तो भैया ये जो लाइन है ना, ये हो गया क्लास आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, या आप इसे कह सकते हो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो भैया बहुत सावधानी से आपको इस पैसे को लगाना है ना, इस सावधानी से इस पैसे को लगाना है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के बारे में वो कह रहा है, और आपको इसके रीजन बताने हैं, तो कोई भी रीजन लिख सकते हो, लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, रिस्क हो गया, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट हो गया, ये इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग है। तो कैश फ्लो अगर है तो फिर आप अपने जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो भी होता है, अगर आपके पास उस कैश फ्लो का बजट है तो आप वहां इन्वेस्ट करो, नहीं तो नहीं करो। हर जगह रिस्क जुड़ा होता है, वहां इन्वेस्टमेंट करो जहां रिस्क कम है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो कि भाई किस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में कितना रिटर्न है, तो भैया यहाँ पे जो आप 5 करोड़ रुपए लगा रहे हो तो देखो रिटर्न कितना मिलेगा, रिस्क कितना है, इस प्रोजेक्ट पे कैश फ्लो कितना है, ये सब कुछ देखने के बाद ही इन्वेस्ट करो। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से उसने अपने बेटे को कहा भैया बहुत ध्यान से सावधानी से आप इस पैसे को लगाना। चौथा पॉइंट चेक करो, आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है 2 फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट डिस्कस इन द अबव केस। आपको 2 फैक्टर बताने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के, क्लियर इन्होंने बोल दिया 2 फैक्टर आपको बताना है। तो कानव आफ्टर पासिंग आउट ऑफ कॉलेज विथ स्पेशलाइजेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी was determined to start a solar power plant. The venture require heavy investment in plant and machinery and less on manual labor. तो देखो मैनुअल लेबर पे कम पैसा लग रहा है और मशीनरी पे ज्यादा पैसा लग रहा है। तो सबसे पहला जो है वो है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप मशीनरी का यूज करोगे तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, लेबर का यूज अगर करते थे तो कम होती, बट यहाँ पे मशीनरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो मशीन खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा चाहिए, वही पैसा क्या होता है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। कनव इन्वेस्टेड इन द लेटेस्ट सोलर पैनल टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड परचेज द लेटेस्ट सोलर पैनल इन्वर्टर एंड बैटरी स्टोरेज सिस्टम डिस्पाइट द रिस्क एंड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। कनव बिजनेस एट गुड एक्सपेंशन पॉसिबिलिटी। अच्छा, एक्सपेंशन पॉसिबिलिटी है आपके पास है तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस।
ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर आपके पास एक्सपेंशन पॉसिबिलिटीज है तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी. The world has increasingly moving towards clean energy solution and there was a growing demand of sustainable power sources. So Kanav decided to create a high capacity to meet the anticipated demand quickly. This entailed future investment in fixed asset which Kanav able to arrange. As a year passed, the solar power plant did very well, played a vital role in cities transition towards greener and more sustainable फ्यूचर. तो ये 2 पॉइंट इसके अंदर हैं. तो आपको 2 ही पूछा था, 2 फैक्टर अफेक्टिंग, और ये दोनों ही केसेस में इस केस के अंदर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होगी. तो इसे एक्सप्लेन करना और यहाँ ये लाइन जरूर बताना कि इस केस के अंदर क्योंकि इसे मशीन की जरूरत है, क्योंकि इसके पास ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट जो है फिक्स कैपिटल की हाई होगी. क्वेश्चन 5 पे आओ. स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस अबव. आपको कॉन्सेप्ट बताना है और ब्रीफली फैक्टर हाइलाइटेड अबव द अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट. तो आपको फैक्टर अफेक्टिंग बताना है कि यहाँ पे क्या होगा और साथ में वो कॉन्सेप्ट क्या है वो बताना है. सत्य प्रकाश हैज बीन सक्सेसफुली रनिंग अ ड्राई फ्रूट होलसेल बिजनेस इन राजस्थान फॉर पास्ट 5 years. He makes sufficient investment in current asset in order to facilitate smooth day-to-day operation of the business. The company has recently sold dry fruit worth 50 lakh to one of its corporate customer, Deshmukh Pure Grains, on strict credit policy. सत्य प्रकाश, देखो क्रेडिट पॉलिसी की बात करी गई है. सत्य प्रकाश इमीडिएटली प्लेस एन एडिशनल ऑर्डर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक. हाउएवर ही रिसीव ड्राई फ्रूट फ्रॉम हिज सप्लायर आफ्टर लार्ज टाइम लैग. तो जो सप्लायर से जो सामान मिलता है ना वो लार्ज टाइम लैग मिलता है. तो ये जो दोनों पॉइंट है वर्किंग कैपिटल के बारे में बताता है. यानी स्टेट द कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ये कॉन्सेप्ट है. और यहाँ पे मुझे साफ साफ समझ भी आ गया है कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग है. तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है क्रेडिट पॉलिसी है ना, ड्राई फ्रूट 50 लाख कॉर्पोरेट कस्टमर, और यहाँ पे आपका साफ साफ क्रेडिट पॉलिसी की बात कर रहा है सबसे पहले. तो क्रेडिट अलाउड हो गया, ये हो गया क्रेडिट अलाउड है ना. यहाँ देखो ना, कस्टमर देशमुख प्योर ग्रेन स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी. तो मतलब ये लोग ना क्या कर रहे हैं, अनाज को उधार बेच रहे हैं, जो भी सामान है उसको ये उधार बेच रहे हैं. क्रेडिट अलाउड. तो अगर आप क्रेडिट पॉलिसी को लिबरल रखते हो कि हाँ चलो यार हम क्रेडिट दे देंगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होगी वो ज्यादा होगी. और अगर स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी पे उधार नहीं देंगे नगद, तो हमें सेल्स पे पैसा आ ही जाएगा, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होगी क्या होगी, कम होगी. दूसरा है क्रेडिट. इसके बाद ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. यहाँ पे लिखा है ना सप्लायर से बहुत टाइम बाद मिलता है, तो इस सिचुएशन में हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि हमें इकट्ठा सारा माल मंगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि सप्लायर से माल आने में टाइम लगता है, हम बार बार नहीं मंगा सकते. अगर इजीली मिल जाता है तो हम इकट्ठा ले आएंगे बार बार जाके, लेकिन अगर दूर है, अगर मंडी घर से दूर है तो इकट्ठा सब्जी लेके आएंगे, पास में है तो जितना चाहिए होगा उस हिसाब से लेते हुए आएंगे. तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, availability of raw material is the second factors affecting working capital. तो 2 पॉइंट आई होप आपको यहां से क्लियर हो गया, क्रेडिट अलाउड और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, देख लो. इसी तरीके से समझ के आपको केस स्टडीज को लिखना होता है और बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझनी है. ठीक है. आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन टेक बाय आशीष जैन. कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन लिया है, और 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन. आपको 3 फैक्टर अफेक्टिंग बताना है. तो सबसे पहला, जी मोटर्स इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सोफिस्टिकेटेड क्रेन्स. द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ अ कंपनी रिपोर्टेड टू सीईओ आशीष जैन दैट वन ऑफ द मशीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोफिस्टिकेटेड क्रेन हैज टू बी रिप्लेस्ड टू compete in the market. एक मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा, as other competitor were using automatic machines for manufacturing cranes. After a detailed analysis, it was decided to purchase a new automatic machine having latest technology. It was also decided to finance this machine through long-term sources of finance. तो long-term sources of finances को finance करेंगे, और मशीन की जो रिक्वायरमेंट है, आशीष जैन compare various machine and decide to invest in the machine which would return मैक्सिमम टू इट्स इन्वेस्टर. तो जहां पे यील्ड आपका मैक्सिमम होगा. तो ये कौन सा डिसीजन है, इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन. ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन. और इसके यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, या इसे कह सकते हो इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अब आप इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर लिख सकते हो. सबसे पहला कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि भाई प्रोजेक्ट पे कैश फ्लो कितना है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, और रिस्क इन्वॉल्व्ड. काफी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज तो हमने करे ही इसके अंदर, बट केस स्टडीज में भी आ जाता है क्वेश्चन कि भाई आपको इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग लेने, तीनों फैक्टर्स अफेक्टिंग को आपने एक्सप्लेन करना है. कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो देखो कि वहां डे टू डे बेसिस पे कितना कैश फ्लो हो रहा है. अगर उस कैश फ्लो
को मतलब उस कैश फ्लो के लिए है पैसा आपके पास, उतना खर्चा करने के लिए है। BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ियां अगर आप खरीद रहे हो तो उसके मेंटेनेंस हाई मेंटेनेंस होती है, अगर आप वो झेल सकते हो तो आप वो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। सिमिलरली आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे जो आउटफ्लो ऑफ कैश है वो फाइनेंस कर सकते हो तो आप खरीद वहां पे इन्वेस्ट करो, अदरवाइज मत करो। रिटर्न देखो, रिस्क देखो, और लास्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, तो आपको 3 लिखने थे तो आप शुरू के 3 लिख सकते हो। स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड wants to raise fund of rupees 40 lakh from its new project. The management considering the following mix of debt and equity to raise this amount. तो इनके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑल्टरनेटिव इनके पास है 40 लाख रुपए ये इक्विटी से लगाएंगे, जीरो डेट। दूसरा ऑप्शन है 30 लाख रुपए इक्विटी से लगाएंगे और 10 लाख रुपए डेट। तीसरा ऑप्शन है 10 लाख रुपए लगाएंगे, 30 लाख रुपए डेट। अब इस क्वेश्चन को ना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक बार हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके मैं दिखाता हूं आपको कंप्लीट कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, तब आपको शायद समझ आ जाए अच्छे से। तो सबसे पहले आप यहां लिखो प्रॉफिट, सबसे पहले आप लिखोगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 3, तीनों ऑल्टरनेटिव करना है। और ये न्यूमेरिकल है तो आप इसमें कैलकुलेशन लगेगी, देखो ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस करते हैं उसमें से इंटरेस्ट, तो हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर माइनस करेंगे टैक्स, ये शॉर्टकट अलाउड है, पीबीटी पीएटी अलाउड होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, डिवाइड देने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, यानी कि अर्निंग मतलब अर्निंग पर शेयर। ये तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी हो गया, दिस इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। अब हमें ये देखना है कि तीनों केसेस में कौन सा केस बेहतर होगा। तो सबसे पहले देखो, इसका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है वो 8 लाख है, टैक्स है 30% है, शेयर जो है वो 100 का एक है, इंटरेस्ट रेट 9% है। तो यहाँ पे 8 लाख 8 लाख आप तीनों केसेस में लिख लो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तीनों केसेस में कितना है, 8 लाख 8 लाख 8 लाख। अब इंटरेस्ट माइनस करते हैं जो कि 9% है, तो पहले वाले केस के अंदर इंटरेस्ट 0 है तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होगा। दूसरे केस में इंटरेस्ट 10 लाख का 9% 90,000 है, तो ये 0 हो गया, यहाँ माइनस कर दोगे 90,000। तीसरे केस में जो डेट है वो 30 लाख का है, 30 लाख का 9% बनेगा 2,70,000, तो यहाँ से माइनस करोगे 2,70,000। तो ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 8 में से 9 गया, ये आएगा 7,10,000, ये हो गया 8 लाख माइनस 2,70,000, ये आएगा 5,30,000, ये हो गया 8 लाख। ठीक है, माइनस करेंगे टैक्स जो कितना है 30% का टैक्स है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स माइनस टैक्स, तो 30%, 8 लाख का 30% कितना होगा 2,40,000, और माइनस करेंगे 8 लाख में से 2,40,000, तो आएगा 8 लाख माइनस 30%, ये आएगा 5,60,000, और यहाँ पे है 7,10,000, इसका 30% आएगा 2,13,000, माइनस कर देंगे 7,10,000 में से, तो आएगा 4,97,000, यह है 5,30,000, इसका 30% बनेगा 1,59,000 माइनस 5,30, यह आएगा 3,71,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स देखते हैं, एक शेयर 100 रुपए का है, तो यहाँ पे कितने 40,000 शेयर है, यहाँ 30,000 शेयर है, यहाँ 10,000 शेयर है, 40 30 10, तो 40,000 डिवाइड बाई 40,000 डिवाइड बाई 30,000 और डिवाइड बाई 10,000। तो यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर आएगा 5,60,000 है, इसको डिवाइड दोगे 40,000 से, तो 14 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है, यानी हर शेयर पे इस केस में हम 14 रुपये कमाएंगे। अगर हम डेट ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, तो 4,97,000 डिवाइड बाई 30,000, इस केस में 16 रुपीज़ 56 पैसे कमाएंगे, और 3,71,000 को 10,000 से डिवाइड देंगे तो 37 रुपये 10 पैसे कमाएंगे, 37.1। तो आप अगर देखो इन तीनों केसेस में थर्ड ऑल्टरनेटिव में हमारा अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा है, तो थर्ड ऑल्टरनेटिव बेस्ट है। क्वेश्चन क्या पूछता है, अंडर विच ऑफ द 3 ऑल्टरनेटिव विल कंपनी विल बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या, जैसे जैसे डेट ऐड करते चले जाएंगे तुम्हारा अर्निंग पर शेयर फेवरेबल होना चाहिए। तो ये
कंपनी का फेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, जितना ज्यादा डेट ऐड कर रहे हैं हमारा अर्निंग पर शेयर उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। सो थर्ड अल्टरनेटिव आप लिखोगे कि थर्ड अल्टरनेटिव में कंपनी एडवांटेज ले रही है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। नेक्स्ट, डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज, जैसे इस केस में बढ़ रहा है अर्निंग पर शेयर, कैसे हमेशा बढ़ेगा इंक्रीज इन डेट? तो आप आंसर लिखोगे नो, ये तभी पॉसिबल है मतलब कि अर्निंग पर शेयर विल राइज एवरी टाइम विद इंक्रीज इन डेट, बट दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपका जो आरओआई है वो कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल कितनी लगा रखी है आपने, 40 लाख रुपए, कैपिटल कितनी है, 40 लाख रुपए है, और आपका जो प्रॉफिट है वो है 8 लाख रुपए। तो आप 40 लाख पे 8 लाख का प्रॉफिट कमाते हो, तो 8/40 इंटू 100 विच इज 20%, यानी कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 20% है, और आपका जो आरओआई है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। आप 9% से पैसा उठाते हो मार्केट से, और 9% पे उठा के देते हो 20% पे, कमाते हो 20% हो, तो जितना ज्यादा उठाओगे डेट से उतना अच्छा है। तो कुछ बच्चे सीधा ये कैलकुलेशन ना करके ना सीधा वो यहीं से समझ जाते हैं कि भैया आरओआई 20, मैंने आपको समझाया भी था, अब आरओआई निकालो और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, कंपेयर कर लो, अगर आरओआई ज्यादा है तो डेट ऐड करना अच्छा है, आरओआई कम है तो फिर इक्विटी ऐड करना अच्छा होगा। तो यहाँ पे आरओआई ज्यादा है, 20% की कमा रहे हो, 9% का आप पे कर रहे हो, तो यहाँ पे आप डेट ऐड करना अच्छा है इसी केस के अंदर ही, इसीलिए डेट ऐड करने से आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। बट इफ आरओआई इज लेस, अगर आरओआई कम होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो डेट ऐड करना रिस्की हो जाएगा, फिर डेट ऐड करने से ईपीएस बढ़ने की जगह उल्टा घटने लग जाएगा, तो तब हमें इक्विटी ऐड करना चाहिए। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा जो है वो डेट ऐड करने से ईपीएस बढ़ता है, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, give any 3 reason because of which you think Computer Tech Limited has been paying dividend at high rate to its shareholders over the past 5 years। आपको 3 रीजन बताने हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर टेक लिमिटेड जो है वो डिविडेंड को हाई रेट पे कर रही थी शेयर होल्डर्स को लास्ट 5 ईयर से, और कमेंट करना है लाइकली डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी दिस ईयर, इस साल की कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी, स्टेटिंग एनी 2 रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। चलो फटाफट जरा केस स्टडी को रीड करो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। डिविडेंड डिसीजन से ही आपको आंसर देना है। Computer Tech Limited is one of the leading information technology outsourcing services providers in India. The company provide business consultancy and outsourcing services to its client. Over the past 5 years, the company have been paying dividend high rate to its shareholders. However, this year, although the earning of the company are high, its liquidity position is not so good. Moreover, the company plan to undertake new venture in order to expand its business. अच्छा, एक मुझे बात बताओ कि क्वेश्चन कह रहा है कि गिव एनी 3 रीजन बिकॉज ऑफ विच यू थिंक, आपको लगता है, आपको क्या लगता है बताना है कि कंपनी हाई डिविडेंड पे कर रही है लास्ट 5 ईयर्स से। दिस इज वन ऑफ द लीडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। द कंपनी प्रोवाइड बिजनेस कंसल्टेंसी एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। ओवर द पास्ट 5 ईयर द कंपनी हैज बीन पेइंग डिविडेंड एट हाई रेट। लास्ट 5 ईयर से ये हाई रेट से डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो भैया हाई रेट्स ऑफ डिविडेंड के आपको रीजन बताने, 3 रीजन। तो सबसे पहला जो रीजन है इसके अंदर वो है अर्निंग्स। तो कंपनी की अर्निंग अच्छी होगी इसलिए कंपनी डिविडेंड पे कर रही होगी। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होगी इसलिए कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है। और एसेस टू कैपिटल मार्केट, एसेस टू कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। तो कंपनी के पास पहले कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी इसलिए कंपनी जो है वो डिविडेंड ज्यादा पे करना चाह रही है, ठीक है। अर्निंग हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड अगला है, तो कोई भी आप लिख सकते हो पॉइंट। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड को स्टेबल करना चाहती है, हाई रेट ऑफ डिविडेंड इसलिए कंपनी पे कर रही है कि प्रॉफिट चाहे कुछ भी हो हम हाई रेट ऑफ डिविडेंड देंगे। तो शुरू के आपको रीजन बताने की क्यों, क्या लगता है आपको, तो यार इन सब अर्निंग ज्यादा होगी, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होगी, कैपिटल मार्केट से आसानी से हम पैसा रेज कर सकते हो, कंपनी की गुडविल अच्छी बनती है डिविडेंड बांटने से, ठीक है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास नहीं होगी, कंपनी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पे करना चाह रही होगी हर साल जो है, या फिर कंपनी के पास जो शेयर होल्डर्स हैं वो ज्यादा बूढ़े शेयर होल्डर्स होंगे, ओल्ड एज के शेयर होल्डर्स होंगे, इसलिए कंपनी डायरेक्ट डिविडेंड पे कर रही होगी। अब आपको बी वाले में बताना है, तो एक आंसर हो गया, एनी आपको 3 लिखना है। बी में कॉमेंट अपॉन द लाइकली डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी दिस ईयर बाय स्टेटिंग 2 रीजन
तो अभी कंपनी डिविडेंड क्या पे करेगी, इसमें लिखा हाउएवर दिस ईयर ऑल्दो द अर्निंग ऑफ कंपनी आर हाई, इट्स लिक्विडिटी पोजीशन इज नॉट सो गुड, मोर एवर द कंपनी प्लान टू अंडरटेक न्यू वेंचर। तो देखो यार, सबसे पहला एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कंपनी के पास है ना, कंपनी के पास ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, पहला है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी के पास यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, जिसकी वजह से कंपनी एक्सपेंड करने जा रही है। तो भैया इस सिचुएशन में कंपनी को जो डिविडेंड बांटना चाहिए वो कम बांटना चाहिए और रिटेन क्या करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज लिक्विडिटी पोजीशन इज नॉट गुड, कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की अच्छी नहीं है। तो भैया इस सिचुएशन में भी कंपनी को डिविडेंड कम बांटना चाहिए कि कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है। तो अर्निंग तो है लेकिन कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है और कंपनी फ्यूचर में बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है। इन रीजन की वजह से कंपनी क्या करेगी, इस साल जो डिविडेंड बांटेगी वो कंपैरेबली कम बांटेगी, राइट। तो ये 2 पॉइंट आपको लिखना है, कमेंट करना है, मतलब आपको इसी 2 बातों को लिखना है कि इसकी वजह से डिविडेंड कम और यहाँ पे क्यों डिविडेंड लास्ट 5 ईयर में दे रही थी, उसके पॉसिबल रीजन ये हो सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चंस वही हैं जो पहले पूछे जा रहे थे, पूछने का तरीका बदल गया बस आपका। डायरेक्ट चीजें ना पूछ के जहां पे आपका दिमाग लगे, आप अपना थोड़ा ओपिनियन दो, थोड़ा केस पढ़ना पड़े, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आई होप आपने इन सारे क्वेश्चंस को बना लिए होंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे नया चैप्टर, उसके भी केस स्टडीज करेंगे। हम बिल्कुल एंड स्टेज पे आ गए अपने सिलेबस के, तो प्लीज मेहनत करो, एग्जाम दिन ब दिन क्लोज आता जा रहा है, अच्छे से मेहनत करो। कहीं कोई डाउट कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो जो कमिटमेंट मैंने की थी शुरू से आज तक उसे निभाते आ रहा हूँ, बहुत अच्छे से लाइव क्लासेस चल रही हैं, PYQ MCQ सब कुछ मैं करा रहा हूँ, तो कुछ भी छूटा नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे पढ़ के आना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।